सीटें डिसाइड कौन करता है, किस बेसिस पे डिसाइड होती हैं? तो पॉपुलेशन के बेसिस पे डिसाइड होती है। पॉपुलेशन कौन डिसाइड करता है, कैसे ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं? तो इसके लिए एक बैठता है डिलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग। आर्टिकल नंबर जो 82 है, ठीक है, दिस टॉक्स अबाउट द रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। ये किसकी बात करता है? रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन की। ये बोलता है डिलिमिटेशन कमीशन आर्टिकल नंबर 82 कि हर सेंसस के बाद, आफ्टर ईच सेंसस, जब भी एक जनगणना होगी जो हर 10 साल के बाद होती है, ठीक है, पिछले वाली 2011 में हुई थी, लेकिन अगली वाली 2021 में नहीं हुई थी, कोविड की वजह से, फिर चुनाव आ गए थे, वो सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेंसस वगैरह तो होता रहेगा। तो अब सेंसस हो रहा है, अब इसके डेटा वगैरह जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। खैर, तो जो सेंसस है वो 10 साल में होता है, और जब सेंसस हो जाए, यानी कि जब सेंसस हो जाए, तो एक परिसीमन आयोग का गठन होगा जो नई जनसंख्या के हिसाब से, नई पॉपुलेशन के हिसाब से वो ये डिसाइड करेगा कि अब किस राज्य की कितने सीटें आनी चाहिए। डिवीजन दो तरीके से होता है, ध्यान से समझिएगा किस तरीके से डिवीजन होता है। एक तो कि भैया महाराष्ट्र की कितनी सीटें आएंगी, गुजरात की कितनी सीटें आएंगी, ठीक, महाराष्ट्र की कितनी सीटें, गुजरात की कितनी सीटें आएंगी, महाराष्ट्र में से कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी निकल के आएंगी। ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से अभी हमने क्या देखा था, 48 सीट है, 48 सीट है, ठीक। एमपी से 29 सीट है, ये महाराष्ट्र है, ये एमपी है, तो यहां से 29 सीट निकल के आएंगे क्योंकि पॉपुलेशन कम है, 48 सीट ज़्यादा है पॉपुलेशन, ठीक। ये तो हो गया, इसको हो गया इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट क्या है? इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट यहाँ लिखा था आपको कि इंटर स्टेट और इंटर स्टेट पैरिटी मेंटेन करी जाती है, समानता बनाई जाती है। कैसे? कि भाई यहाँ पर पॉपुलेशन इस तरीके से सीटें दी जाएं कि एक बंदा रिप्रेजेंट कर रहा हो सेम पॉपुलेशन को, कि अगर एक बंदा महाराष्ट्र का रिप्रेजेंट कर रहा है 10 लाख लोगों को, तो ऐसे एमपी का भी एक बंदा 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो उस हिसाब से 48 सीट निकलेंगे या 29 सीट निकलेंगी, ठीक। लेकिन अब महाराष्ट्र में भी तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगी, क्यों भैया? अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होंगी, जैसे विदर्भ कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई, ठीक है, नई मुंबई कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई, तो ये सब क्या है, ठीक है, ये सब कॉन्स्टिट्यूएंसी लोनावला हो गई, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनको बांटा जाता है। ऐसा तो होता नहीं कि पूरे पूरे एमपी का, सॉरी पूरे महाराष्ट्र का सिर्फ एक लोकसभा में बैठा, 48 लोग बैठे हैं, इन 48 लोगों को इस हिसाब से डिवाइड किया जाएगा कि 48 लोग, हर एक 48 इक्वल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। उसी तरीके से यहाँ पर उसी हिसाब से डिवीजन होगा कि ये जो 29 लोग हैं उस हिसाब से डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये हो गया इंट्रा स्टेट, विद इन द स्टेट, ठीक। बात समझ आती है? बेटा ध्यान से समझिए, अगर नींद लगी तुम्हारा नुकसान है, क्योंकि रिपीट तो मैं करूंगा नहीं, तुम्हें भी पता है, तो फिर इसीलिए थोड़ा सा अपना चमक के बैठो जरा, और थोड़ा सा वैसा लग रहा हो कि यार पता नहीं वो ना अंदर से आ नहीं रहा है, पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा है। स्टेट और इंट्रा स्टेट, इंदिरा गांधी के टाइम पे देखो, इंपॉर्टेंट डिलिमिटेशन एक्ट बने, डिलिमिटेशन कमीशन को बिठाया गया 1951 के जनगणना हुई, उसके बाद 1952 में, फिर 61 में जनगणना हुई, इसके बाद 62 में, 71 में जनगणना हुई, इसके बाद 72 में बिठाया गया, और फिर 2002 में बिठाया गया। मोटो लाइज ऑन अ रोल दोस्तों, मोटो ने जस्ट लॉन्च। यहाँ तक 19 हुआ क्या कि जब इंदिरा गांधी थी 1976 की बात है, ठीक है, तो क्या हुआ कि जो सदर्न स्टेट है उनकी पॉपुलेशन थोड़ा सा कम धीरे बढ़ रही थी, और यूपी बिहार वाले तो तुम जानते हो धक्का मचाते एकदम, ये ले, तो एकदम पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली बढ़ रही थी। रिप्रेजेंटेशन इन दी लोकसभा वो भी बढ़ रहा था, लोकसभा राज्यसभा, क्योंकि पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा उतना था रिप्रेजेंटेशन, तो ये लोग का ज़्यादा लोग बैठ रहे थे, ये लोग कम जा पा रहे थे लोकसभा में। तो लोग ये सदर्न स्टेट वाले गए इंदिरा गांधी के पास, बोले कि क्या भैया, एक तो आप बोलते हो कि पॉपुलेशन रोको, और हम रोक रहे हैं, उससे हो क्या रहा है, हमें नुकसान हो रहा है कि हमें कम रिप्रेजेंटेशन मिल रही है सेंटर में, पार्लियामेंट में हमें कम रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, और ये यूपी और बिहार वाले लगे हुए हैं धक्का पेल मचाने में, एकदम रुक ही नहीं रहे हैं, और इनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले, तो ये ठीक है, एक वही होता है ना कि पूरे मजे भी कर रहे हैं, और ठीक है, और सजा मिलने की जगह इनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, तो बात तो सही है। इंदिरा गांधी ने कहा, तो फिर 1976 में 42nd अमेंडमेंट से सीट्स को फिक्स कर दिया गया 1971 के सेंसस के हिसाब से, 2000 तक के लिए कोई डिलिमिटेशन नहीं होगा, और 1971 की जो जनगणना थी उसी हिसाब से ही सीटों का आवंटन किया जाएगा, 1971 की जो जनगणना उसके हिसाब से, ये 1971 के हिसाब से। तब देखो, सोचो अभी अगर कर दिया जाए तो क्या ही हाल होगा, ठीक है। फिर 84th अमेंडमेंट 2001 में, फिर 2000 तो हो गया, फिर 2000 बातें, अब करना कि नहीं करना, तो 84th अमेंडमेंट किया गया, और फिर से इसको जमा दिया गया 2026 तक, कि 2026 तक कोई डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बैठेगा, कुछ डिसाइड नहीं होगा। 87th अमेंडमेंट ने क्या कहा कि डिलिमिटेशन जो है अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस होगा, है 2001, अच्छा 1971 ने 2000, ना 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 ना, यहीं पे काफी लोग चकरा जाते हैं। कैसे चकराते हैं? देखो देखो ध्यान से समझना, मैंने तुमसे क्या बोला, ये सीटें 48 निकल के आई, ये 29 निकल के आई, ये 1971 के सेंसस के हिसाब से डिसाइड होगा, ठीक। लेकिन विद इन द स्टेट ये जो सीटें डिवाइड हो रही हैं, विद इन द स्टेट जो सीटें डिवाइड हो रही हैं, इसमें पॉपुलेशन 2001 की जनगणना के हिसाब से ले लो, समझ रहे हो? यानी वो तो फ्रीज है 1971 कि भैया महाराष्ट्र 48 निकल के आएंगे, यूपी के 80 निकल के आएंगे, एंड सो ऑन, ठीक। वो 1971 के हिसाब से फिक्स है। विद इन द स्टेट के अंदर की बात कर रहा हूँ, वहां पे किस हिसाब से डिवीजन होगा, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़ी निकलेगी, कौन सी छोटी निकलेगी, वो 2001 की जनगणना के हिसाब से डिसाइड होगा, ठीक है। इसमें भी नेहरू की गलती, बिल्कुल ऑब्वियसली नेहरू की गलती, इंदिरा गांधी इज बिकॉज ऑफ नेहरू, एंड इंदिरा गांधी ने किया, तो गलती किसकी? ठीक है, नहीं चलता भी। समन करना यानी बुलाना, जैसे 1 दिसंबर को इस बार का शीतकालीन सत्र आएगा, तो इसको बुलाएगा कौन? प्रेसिडेंट। कौन बुलाएगा? प्रेसिडेंट करेगा। क्या करेगा? समन करेगा। समन मतलब बुलाना, ठीक है, समन करना मतलब बुलाना। समन कौन करेगा? प्रेसिडेंट। सेशन को प्रोरोग कौन करेगा? प्रोरोग का मतलब है सत्र अवसान करना, कि भैया चलो खत्म हो गया सेशन, निकलो अपने अपने घर, प्रेसिडेंट। डिसॉल्व कौन करेगा?
डिसॉल्व कौन करेगा? प्रेसिडेंट। डिसॉल्व क्या होता है सर? समन तो बुलाना होता है, प्रोरोग तो मतलब सत्र खत्म करना होता है। डिसॉल्व क्या होता है? डिसॉल्व का मतलब सत्र खत्म नहीं करना, डिसॉल्व का मतलब है हाउस खत्म कर देना। हाउस एंड्स, फिर से चुनाव होंगे। अब क्योंकि राज्यसभा तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता है कि पूरा उड़ जाए, वो फिर से चुनाव होंगे, क्योंकि वो चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, तो उसमें वो हाउस डिसॉल्व हो ही नहीं सकता है। ओनली लोकसभा कैन डिसॉल्व, ओनली लोकसभा कैन डिसॉल्व। डिसॉल्व मतलब घोल दिया पानी में। कैसे? बहुमत नहीं है अगर सरकार के पास, तो अगर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? डिसॉल्व कर देगा, चलो भैया निकलो। तो इसमें रिजाइन करने की जरूरत नहीं होती सरकार को कि उसको करना ही करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रेजिग्नेशन मैंडेटरी हो जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन में, सरकार को रिजाइन करना ही करना है। पाकिस्तान में इमरान खान की जब सरकार गिरी थी तो वहाँ उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था। नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है? सरकार को बहुमत के लिए चाहिए लोकसभा में 276 सीटें, बार बार कल से बता रही हैं चीज़ें, ठीक है। ये मोशन में वोटिंग हुई, ठीक है। सरकार के पक्ष में अगर इतने वोट नहीं पड़े तो मतलब सरकार के पास बहुमत नहीं है, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया, यानी अगर 276 से ज़्यादा वोट पड़ गए, 276 से ज़्यादा वोट पड़ गए का मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, सरकार गिर जाएगी। यानी सरकार को कोशिश ये करना है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट में वोट डालेगी, वो अगेंस्ट में ना में डालेगी कि नहीं कॉन्फिडेंस है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा वोट पड़ गया इसका मतलब है सरकार के पास बहुमत नहीं है, यानी कि इसको हाउस का सपोर्ट नहीं है। 75 क्लॉज 3 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर क्रिएटेड रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा था, तो वही है। इट इज़ पास टू टेस्ट द मेजॉरिटी सपोर्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन लोकसभा, ओके। इसको लाने के लिए ऐसा नहीं कि जब जिसका मन आया राहुल गांधी या किसी का अपोजिशन का तो ले आया नो कॉन्फिडेंस मोशन। एटलीस्ट 50 मेंबर्स होने चाहिए, 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, तभी लाया जा सकता है। रीज़न नहीं बताना है आपको, लेकिन 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए। यहाँ पे रीज़न बताने की जरूरत है कि यहाँ पर 50 मेंबर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसको एक सिंगल मिनिस्टर के खिलाफ या एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ लाया जा सकता है, इसको सिर्फ एंटायर के खिलाफ ही लाया जा सकता है, एक सिंगल के खिलाफ नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि अगर ये पास हुआ तो सरकार गिरती है फिर, ठीक। इट इज टू टारगेट सम स्पेसिफिक पॉलिसीज या एक्शन, तो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी एक्शन को टारगेट करने के लिए लाया जाता है। यहाँ पर मेजॉरिटी को टेस्ट करने के लिए लाया जाता है कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। डाउट किसी का तक सर? सिंपल में यार, सिंपल में ये सिंपल ड्यूटी में अंतर है, मान लो लंच हुआ 11:30 तक, फिर 11:30 से 1:30 बजे तक क्लास में फिर हुई और फिर उसके बाद छुट्टी हो गई। तो इन लोगों का भी ऐसा ही होता है। इन लोगों का 8 बजे से नहीं सुबह, इन लोगों का 11 बजे से दिन शुरू होता है। 11 बजे से 11 से 12 पहला घंटा होता है क्वेश्चन हमारे प्रश्नकाल, जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूजुअली मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं? तो क्वेश्चन 3 तरीके के हो सकते हैं, स्टार्ड, अनस्टार्ड और शॉर्ट नोटिस। इनको अलग अलग उसमें पेपर्स में पब्लिश किया जाता है। जैसे स्टार्ड क्वेश्चन को ग्रीन कलर में, अनस्टार्ड को व्हाइट कलर में, और जो शॉर्ट नोटिस है उसको लाइट पिंक कलर में। और एक और तरीके का क्वेश्चन होता है जो येलो कलर में पब्लिश होता है, जो उसको हम प्राइवेट मेंबर क्वेश्चन बोलते हैं। देखो पहली बात तो प्राइवेट मेंबर क्या होता है वो देखेंगे। एक सेकंड रुकिएगा ना। स्टार्ड क्वेश्चन वो होते हैं जहां पे ओरल आंसर रिक्वायर्ड होता है, कि मौखिक उत्तर देना है मिनिस्टर को। अगर सवाल पूछा गया तो मौखिक तरीके से उत्तर देना है, ठीक है, ओरली आंसर देना है। अब क्योंकि ओरली आंसर देना है तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस फॉलो कर सकते हैं। सप्लीमेंट्रीज कुड फॉलो का मतलब ये है कि काउंटर क्वेश्चनिंग हो सकती है। इट इज़ लाइक कि भाई मैंने आपसे पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुमने बोला मेरा नाम अमन है, फिर हम पूछा कहाँ रहते हो, मतलब सप्लीमेंट्रीज फॉलो कर सकते हैं। अनस्टार्ड में क्या होता है, इसमें सप्लीमेंट्रीज फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिटन आंसर की रिक्वायरमेंट होती है। शॉर्ट नोटिस ये वो क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जा सकते हैं एटलीस्ट 10 दिन का पहले नोटिस देके। बिना 10 दिन का पहले नोटिस दिए ये वाले सवाल पूछे नहीं जा सकते हैं। और एक चौथे सवाल होते हैं क्वेश्चन आज टू प्राइवेट मेंबर। ये प्राइवेट मेंबर क्या होता है? वो मेंबर, ध्यान से सुनना, जो मिनिस्टर नहीं होता है, विच इज नॉट अ मिनिस्टर, हु इज नॉट अ मिनिस्टर। पहला घंटा तुमने डिस्कस किया प्रश्नकाल, दूसरा घंटा होता है 0 आवर यानी शून्यकाल, जहां पे दिन का एजेंडा डिसाइड किया जाता है कि हमारा आज मतलब जब हम लंच के बाद मिलेंगे, क्योंकि 1 बजे के बाद इनका लंच हो जाता है। कभी कभी अगर बहुत इंपॉर्टेंट बिजी चल रहा है तो नहीं होता, लेकिन जनरली हो जाता है, क्योंकि मौज मस्ती तो भी करनी है। शशि थरूर को कैंटीन में जाके हम जब ब्रेक के बाद आके मिलेंगे तो क्या करेंगे। तो 0 आवर ध्यान रखना है। क्वेश्चन आवर हो चाहे 0 आवर, संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है, नो वेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन आवर है, ठीक है, वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में लिखा हुआ है। जो क्वेश्चन आवर है वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में लिखा हुआ है। ये ना तो संविधान में लिखा हुआ है ना रूल्स ऑफ प्रोसीजर में लिखा हुआ है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ 0 आवर, ठीक है। तो जब लंच के बाद मिलेंगे तब क्या करेंगे वो डिसाइड होता है। और फिर जब 1 से 2 लंच होता है, 1 से 2 लंच होता है, ठीक है, और फिर 2 से लेकर 6 बजे तक चलता है। कई बार रात के 10 बजे तक भी चलती हैं, कई बार नहीं, कभी कभी जब जरूरत होती है, ठीक है। हाँ बात करेंगे बिल्कुल प्रियंका जी से। हाँ, आर्टिकल नंबर 86, राइट्स ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड द मैसेजेस। ओके, प्रेसिडेंट कैन एड्रेस ईदर हाउस और बोथ हाउस जॉइंटली। प्रेसिडेंट कैन सेंड मैसेजेस रिगार्डिंग द पेंडिंग बिल्स और अदर मैटर्स। यानी कि जो राष्ट्रपति है वो हाउसेस को कुछ अगर मैसेज भिजवाना चाहता है तो भिजवा सकता है, बस ये लिखा हुआ है, सिंपल। यानी कि वो हाउसेस को संबोधित भी कर सकता है, सिंपल। 87 में लिखा हुआ है स्पेशल एड्रेस, विशेष भाषण, विशेष संबोधन। 2 सिनारियो में प्रेसिडेंट विशेष संबोधन करता है। एट द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन क्या होते हैं? जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उनको जनरल इलेक्शन बोलते हैं। जैसे जो 2024 में हुए, फिर 2014 में हुए थे, 2019 में हुए थे, ये जनरल इलेक्शन कहलाते हैं। तो इसके बाद जो पहला सत्र मिलता है उसको, और फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर,
हर जो वित्तीय वर्ष है जो 1 अप्रैल को शुरू होता है, हाँ, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, उस हर फिस्कल ईयर का जो पहला सेशन होता है उसको भी संबोधित करते हैं राष्ट्रपति। क्यों करते हैं, उसमें क्या करते हैं, तो संबोधित करते हुए दोनों हाउसेस जॉइंटली बैठते हैं, लोकसभा राज्यसभा, और प्रेसिडेंट है वो ये बताते हैं कि गवर्नमेंट ने पिछले साल क्या क्या किया और आगे गवर्नमेंट क्या क्या करेगी। भले बोल राष्ट्रपति रहा होता है लेकिन शब्द सरकार के होते हैं, ठीक है, यानी कि बोल भले द्रौपदी मुर्मू रही हैं, संबोधित कर रही हैं, लेकिन उनको लिख के दिया जाता है बाई मिनिस्टर, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा कि ये आपको बोलना है, यानी कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है और क्या क्या करेगी। और अगर ये पास ना हो पाए, इसको मोशन ऑफ थैंक्स बोला जाता है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको मोशन ऑफ थैंक्स बोला जाता है। और अगर ये पास ना हो पाया, दिस मीन्स कि गवर्नमेंट के पास लगता है मेजोरिटी नहीं है, तो हाई चांसेस है कि गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन फिर आ जाएगा। इसको पास करवाना होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास नहीं करवाना होता है गवर्नमेंट को, अगर बचानी है तो इसको करवाना होता है। इसको मोशन ऑफ थैंक्स बोलते हैं। स्पेशल एड्रेस है, संबोधन कब करता है, चुनाव के बाद जो पहला सेशन होगा और हर वित्तीय वर्ष के बाद, हर वित्तीय वर्ष का जो पहला सत्र होगा उसमें। आर्टिकल नंबर 88 बाल 3 मार के। आर्टिकल 90 टॉक्स अबाउट देयर वेकेशन, रेजिग्नेशन, रिमूवल एंड डिप्टी चेयरमैन। तो रेजिग्नेशन चेयरमैन किसको देगा, रेजिग्नेशन चेयरमैन किसको देगा, प्रेसिडेंट को। क्यों, क्योंकि ये कौन है, वाइस प्रेसिडेंट है, तो वाइस प्रेसिडेंट किसको देता है, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को। तो ये पढ़ चुके हैं पहले, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि चेयरमैन ऑफ किसको देगा, पढ़ चुके हो तुम। वाइस प्रेसिडेंट किसको देता है, प्रेसिडेंट को। तो डिप्टी चेयरमैन किसको देता है, वो चेयरमैन को देता है, नहीं वाइस प्रेसिडेंट को देता है। कैसे हटाया जाता है अगर डिप्टी चेयरमैन को हटाना है, भैया वैसे मेरी सांस फूल रही है आज, पता नहीं क्यों, तो फिर से मुझे रिपीट ना करनी पड़े कि चेयरमैन का रिमूवल हम पढ़ चुके हैं। अभी मत बोलना कि सर चेयरमैन का रिमूवल कैसे होता है, ये डिप्टी चेयरमैन का पढ़ रहे हैं। इफेक्टिव मेजोरिटी इन दी राज्यसभा, प्रभावी बहुमत चाहिए राज्यसभा में। चेयरमैन को कैसे हटाया जा रहा था राज्यसभा में, तो इफेक्टिव मेजोरिटी इन दी राज्यसभा, और लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए। यहाँ पे लोकसभा में ले जाने की कोई जरूरत ही नहीं है डिप्टी चेयरमैन के केस में, ठीक है। इफेक्टिव मेजोरिटी मैंने बताया था, मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस माइनस वैकेंसीज, जितनी वैकेंसीज उसको हटा देना और डिवाइड बाई 2+1, उसको बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटीज। इनके पावर और क्या होते हैं, ठीक है, पावर और ड्यूटी क्या होते हैं हमें देखना है, ठीक है। सो व्हेन सीट्स ऑफ चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन आर वैकेंट, तो जब अध्यक्ष मतलब जब सभापति और उपसभापति के पद रिक्त हों, तब राष्ट्रपति सदन के किसी भी सदस्य को राज्यसभा के कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए चुन सकता है। सीट्स ऑफ चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन आर वैकेंट, देन प्रेसिडेंट कैन चूज एनी मेंबर फ्रॉम द हाउस टू डिस्चार्ज ड्यूटीज ऑफ राज्यसभा, ठीक है। बट व्हेन दे बोथ आर एब्सेंट, देन वन मेंबर ऑफ द पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय द चेयरमैन प्रिसाइड्स, मतलब समझे नहीं तुम, ठीक है, तुम भी समझे नहीं, कितने लोग नहीं समझे, कितने लोग नहीं समझे अभी तक, शांत रहना। तो एब्सेंट और वेकेंट में अंतर क्या होता है, तो वेकेंट का मतलब यह है कि सीट खाली हो गई, वो सीट वेकेंट हो सकती है ड्यू टू डेथ, ड्यू टू रेजिग्नेशन, ठीक है, या ड्यू टू रिमूवल, ठीक है, ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन या रिमूवल, तो सीट वेकेंट हो जाती है। एब्सेंट होती है जैसे कोई बीमार हो गया है, कोई कहीं गया है, किसी घर में शादी है, तो मतलब वो लौट के आएगा, वो सीट वेकेंट नहीं हुई है। वेकेंट इन केसेस में होती है, डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल के केस में, ठीक है। तो अगर वेकेंट हो गई है दोनों की, देखो चेयरमैन की अगर वेकेंट हो गई तो डिप्टी चेयरमैन आ जाएगा, ठीक है। अगर चेयरमैन एब्सेंट हो गया अगेन डिप्टी चेयरमैन आ जाएगा। लेकिन अगर दोनों वेकेंट हो गए हैं तो प्रेसिडेंट किसी मेंबर को चुन लेगा टेम्पररी तौर पे एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और हाउस से बोल देगा कि आप अपना कोई परमानेंट जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो सेलेक्ट कर लो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर दोनों एब्सेंट हो जाते हैं उस केस में जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, वो एक पैनल बिठा के रखता है, लगभग 6 लोग का होता है, ठीक है, और उसमें से कोई आके प्रिसाइड कर लेता है, उसमें से आके कोई प्रिसाइड कर लेता है अगर दोनों ही एब्सेंट हो गए तो। लेकिन अगर दोनों वेकेंट हैं उस केस में पैनल से कोई नहीं आके बैठेगा, उस केस में प्रेसिडेंट किसी को बिठाएगा कुछ समय के लिए और बोल देगा कि अपना परमानेंट, या फिर परमानेंट क्यों, क्योंकि अभी जैसे आपको पता है जगदीप धनखड़ जी ने रेजिग्नेशन दिया, उस टाइम पे मान लो जो डिप्टी चेयरमैन था हरिवंश नारायण सिंह, वो भी अगर उनकी भी सीट वेकेंट हो जाती उनके किसी कारणवश, तो फिर होता क्या, क्योंकि भाई 6 महीने के अंदर वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव करवाए जाते हैं, ठीक है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो आपका बन जाएगा चेयरमैन, राइट, डिसाइड करने लगेगा। हाँ, दिस टॉक्स अबाउट चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड ड्यूरिंग द रिमूवल। अब ये इनके रिमूवल की बात कर रहा है कि जब इनको हटाने की प्रक्रिया चल रही होगी तब ये सेशन को प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं, सत्र को प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं। ऐसे समझो ये हाउस को प्रिसाइड कर रहा है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, और ये इसके मेंबर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, ये कौन है, ये इसके मेंबर्स बैठे हुए हैं। तो अगर इनके रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा होगा देन उस केस में ये हाउस को प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, तो ये इनको नीचे आके बैठना होगा। दे कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स बट कैन नॉट प्रिसाइड ड्यूरिंग देयर ओन रिमूवल रेजोल्यूशन, ठीक है, सो दैट कि वो गलत तरीके से फेवर ना करें खुद को, ठीक है। दे कैन वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस बट नॉट इन द केस। अब इसको अभी मत पढ़ो बिकॉज जब मैं वोटिंग पढ़ाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा क्या है ये, फिर से इसमें मैं वापस लेके आऊंगा आपको और वहाँ पे फिर बताऊंगा इसको, अभी मत इसको देखना, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना कि इलेक्शन जो स्पीकर होता है इसके इलेक्शन की जो डेट है, इसके इलेक्शन की जो डेट है ये फिक्स कौन करता है, इट इज फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, ये राष्ट्रपति फिक्स करता है। लेकिन डिप्टी स्पीकर की जो इलेक्शन की डेट होती है दिस इज फिक्स्ड बाय द स्पीकर इटसेल्फ, ठीक है, यानी कि स्पीकर की इलेक्शन की डेट प्रेसिडेंट फिक्स करता है और डिप्टी स्पीकर की फिक्स कौन करेगा, स्पीकर फिक्स करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इनके वैकेशन, रेजिग्नेशन। अच्छा, प्रोटेम स्पीकर अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज प्रोटेम स्पीकर, तो प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, तो प्रोटेम स्पीकर एक टेम्पररी स्पीकर होता है जिसका काम ये होता है कि जो नई लोकसभा का गठन हुआ है, ठीक है, जो नई लोकसभा अभी बनी है उसके मेंबर्स को शपथ दिला सके। जैसे कि अभी 18वीं लोकसभा बनी थी,
ठीक है, 18वीं लोकसभा बनी थी कि नहीं, तो उसमें जब नई लोकसभा आई तो अभी स्पीकर तो इन लोगों ने चुना नहीं, क्योंकि अभी तो नई लोकसभा आई है, तो अभी स्पीकर तो सेलेक्ट हुआ नहीं है, तो फिर इनको कौन शपथ वगैरह दिलाएगा सारे मेंबर्स को? तो ये एक टेम्पररी स्पीकर अपॉइंट कर दिया जाता है बाई दी प्रेसिडेंट, ठीक है, अपॉइंट कर दिया जाता है बाई दी प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, ठीक है, अपॉइंट कर देता है कौन? प्रेसिडेंट। किस काम के लिए? सिर्फ ओथ दिलाने के लिए, ठीक है। जैसे 18th लोकसभा जो अभी बनी थी उसमें कौन थे? उसमें कोई ऐसे भर्तृहरि मेहताब करके कुछ तो नाम था उनका, ठीक है, भर्तृहरि मेहताब, ठीक है। इनको शपथ दिलाई राष्ट्रपति ने खुद, ठीक है, बेटू शोर होना जाओ शांत, ठीक है। तो इनको शपथ किसने दिलाई? प्रेसिडेंट ने खुद इनको शपथ दिलाई और इन्होंने बाकी मेंबर्स को शपथ दिला दी। और जैसे ही शपथ वाला कार्यक्रम हो गया, यूजुअली जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उसको चुन लिया जाता है प्रोटेम स्पीकर। अब यहाँ पर भी कंट्रोवर्सी हुई है ना कि भाई सीनियर मोस्ट मेंबर कांग्रेस के थे तो उन्होंने बोला कि हमारा देता है, ठीक है। रिमूवल की अगर बात करेंगे तो रिमूवल यहाँ पे भी इफेक्टिव मेजोरिटी से होता है, प्रभावी बहुमत से होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लोकसभा में 543 सीट्स हैं, तो इस 543 सीट्स में से मान लेते हैं कि 10 वेकेंट है तो 533, तो इसका डिवाइड बाई 2+1, दिस इज कॉल्ड एज इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो स्पीकर कॉन्टिन्यूस टिल न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड, ठीक है, जब तक कि नया स्पीकर नहीं इलेक्ट होता है तब तक स्पीकर वो कंटिन्यू करता है ऑफिस में, ठीक है, डिस्चार्ज द ड्यूटीज। समझो ये क्या लिखा है, ये वही सेम चीज़ है जो वहाँ लिखी हुई थी। इफ द सीट ऑफ बोथ इज वैकेंट, यानी कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों की अगर वैकेंट है तो प्रेसिडेंट किसी मेंबर को चूज कर सकता है कि आप ड्यूटी फिल करो। लेकिन अगर दोनों एब्सेंट हैं, दोनों एब्सेंट का मतलब आपको पता है कि भाई मान लो दोनों बीमार हैं या फिर एक फॉरेन में गया है, एक बीमार है, कुछ घर में कार्यक्रम है, किसी कारण से वो नहीं है अभी, ठीक है, उनकी, ठीक है, हेल्थ ठीक नहीं, कुछ भी कारण हो सकता है, रीजन हो सकता है, तो वन ऑफ द मेंबर ऑफ पैनल ऑफ चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर प्रिसाइड। मतलब जैसे वहां पैनल ऑफ चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन था, ठीक है, वहां पे क्या था, वहां पे पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन था, उनमें से कोई आ रहा था, ठीक है, पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन में। वैसे ही यहाँ पे जो स्पीकर होता है वो 10 लोगों का पैनल बना के रखता है चेयरपर्सन का, उनमें से कोई आ जाता है प्रिसाइड करने के लिए हाउस को, ठीक है। अगर वेकेंट है दोनों तो प्रेसिडेंट किसी को अपॉइंट कर देगा, अगर दोनों एब्सेंट है तो फिर पैनल ऑफ चेयरपर्सन से कोई आ जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? तो अगर यहाँ पे आ जाएगी कि ये प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं हाउस को अगर इनके रिमूवल का मोशन चल रहा होगा तो सिंपल ये कौन है जो यहाँ पे बैठते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब स्पीकर हाउस को प्रिसाइड कर रहा हो, यानी कि जब लोकसभा का अध्यक्ष, एक सेकंड रुकने, इसको नीचे छोड़ जाते हैं, ठीक है, रुकना, नहीं डिस्टर्ब करते रहेगी, प्रिसाइड कर रहा हो उस केस में डेप्यूटी स्पीकर इज लाइक एनी अदर मेंबर ऑफ द हाउस, ठीक है। यानी कि अगर स्पीकर यहाँ पर बैठा है सीट पे तो जो डेप्यूटी स्पीकर है वो किसी अदर मेंबर ऑफ द हाउस की तरह, कोई स्पेशल पावर नहीं है। स्पेशल पावर सिर्फ उसकी तब है जब स्पीकर एब्सेंट हो या वेकेंट हो, तो उस केस में वो यहाँ पे आके बैठ जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब इनके अगर रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा है, इनके अगर रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा है उस केस में अगर रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा है तब इनको यहाँ पे आके बैठना होगा, हाउस को प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। देन वोटिंग वगैरह इनके पास क्या, यहाँ पर इनकी सैलरी अलाउंसेस लिखे हुए हैं जो पार्लियामेंट डिसाइड करता है। 98 में सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट है, यानी हर हाउस का अलग अलग सेक्रेटरियल स्टाफ होता है जो उनके डे टू डे काम करता है, आपको ही पता है, ठीक है। हमारे लोग विधायक लोग और सांसद लोग कितने कैपेबल हैं काम करने के, है ना, ये तो हमें पता है कितने कैपेबल हैं वो काम करने के, कितने को समझ अगर कुछ को छोड़ दिया जाए तो सारे काम कौन करता है, तो जो IAS ऑफिसर या बाकी जो ऑफिसर होते हैं जिनको हाउस खुद अपॉइंट करता है दोनों हाउस को, तो वो सेक्रेटरियल स्टाफ कहलाता है, जो आर्टिकल नंबर 98 में लिखा हुआ है। 99 में इनके ओथ दिलाता है, अभी हमने देखा जो न्यूली अपॉइंटेड लोकसभा होती है उसमें कौन दिलाता है, प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। एवरी मेंबर ऑफ द ईदर हाउस मस्ट टेक ओथ बिफोर टेकिंग हिज सीट एज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट और पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, ठीक है। तो इनको कौन ओथ दिलाता है, तो जैसे या तो प्रेसिडेंट दिलाएगा या फिर किसी ने जिनको अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, जिसको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है, ओके, ठीक। तो जैसे हमने देखा था लोकसभा के अगर मेंबर्स की अगर बात करेंगे तो प्रोटेम स्पीकर ओथ दिलाता है, ठीक है, क्लियर। और राज्यसभा में कौन दिलाएगा, राज्यसभा में कौन दिलाएगा, या तो प्रेसिडेंट खुद या तो वो बोल देगा वाइस प्रेसिडेंट से जो कि चेयरमैन है राज्यसभा का। जनरली चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ही दिलाता है, तो प्रेसिडेंट नहीं दिलाता है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ही दिलाता है, ठीक है। चलो अब देखिए बात करता है आर्टिकल नंबर 100, ओके। आर्टिकल नंबर 100 बात करता है वोटिंग एंड कोरम की। अब यहीं पे हमें समझ में आएगा अच्छे से, जब भी मैं आपको बताना चाह रहा था वोटिंग वाला। देखो पहली बात तो 100 क्लॉज 1 बोल रहा था चेयरमैन और स्पीकर शैल नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस बट शैल एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन सच अ केस ऑफ टाइम। क्या है ये? देखो वोटिंग हाउस में होती है अलग अलग मैटर्स पे, और आपने हो सकता है देखे भी हो वोटिंग हाउस में वोटिंग दो तरीके से होती है, या तो मौखिक तौर से होती है, ओरली होती है, या वो बटन दबा के ऐसे समझ सकते हो वोटिंग होती है। ओरली किस तरीके से होती है वोटिंग, तो ओरली ऐसे अगर आपने सुना हो कि जैसे कोई भी चीज़ अगर पास करानी है तो दोज हु आर इन फेवर से ए, दोज हु आर नॉट इन फेवर से नो, आई थिंक द एज हैव इट इन द बिल, या फिर जो भी चीज़ है वो पास हो गई आपकी, ठीक है। और आई थिंक द नोज हैव इट इन द बिल इज पास और नॉट पास जो भी है। तो ये कौन बोलता है, आई थिंक द एज हैव इट, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ऑब्वियस बात है, वो डिसाइड करता है। वो क्या बोलता है कि वो दोज वन फेवर से ए, तो लोग बोलेंगे ए, फिर वो बोलेगा दोज वन नॉट इन फेवर से नो, सो सब बोलेंगे नो, तो उसको लगेगा ए, ज़्यादा लोगों ने ए बोला है तो बोलेगा आई थिंक द एज हैव इट इन दिस थिंग इज पास्ट, या फिर उसको लगेगा नो ज़्यादा लोगों ने बोला तो द नोज हैव इट इन द विल इज पास्ट, ठीक है। तो एज और नोज करके वोटिंग हो जाती है। लेकिन अगर उसमें से किसी ने बोल दिया नहीं हमें तो नहीं लग रहा है एज हैव इट, हमें तो लग रहा है द नोज हैव इट, तो फिर यहाँ पर वोटिंग इस तरीके से होती है कि भाई वो लिख के वोटिंग समझ लो कि फिर वो गिनती होती है प्रॉपर तरीके से। खैर तो ये जो लोग हैं ना, ये क्या करते हैं, ये वोट करते हैं, ये सब लोग वोट करते हैं, ये नहीं करता है वोट। इसको बोलते हैं वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस, वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक। मान लो कि वोटिंग हुई,
गिनती वाली, ये मौखिक वाली नहीं। मौखिक में तो निर्णय यही दे देता है कि आई थिंक द एज हैव इट, द नोज हैव इट। लेकिन अगर मान लो वही और 50-50 हो गया, 50 लोग ए बोल रहे हैं, 50 लोग नो बोल रहे हैं, उस केस में अब हो तो हो क्या, तो इसके पास ये पावर है कि तुम एक वोट डाल के डिसाइड कर लो कि इसके पक्ष में जाएगा, इसके पक्ष में जाएगा। उसको बोलते हैं कास्टिंग वोट। उसको बोलते हैं कास्टिंग वोट, विच इज अ डिसाइडिंग वोट इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट। यानी कि अगर वोट इक्वालिटी हो गई है, 50-50 हो गया है, तो एक कास्टिंग वोट डलता है, डिसाइड होता है मैटर कि भाई एज हैव इट और द नोज हैव इट, और उस केस में फिर वो होता है। ठीक, अब यहाँ पे जो अभी हम देख रहे थे चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इन लोगों के पास क्या वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस होगा, हाँ या ना, बताइए। इन लोगों के पास क्या वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस होगा, हाँ या ना? द आंसर इज नो। ठीक है, टाई ब्रेकर बिल्कुल नो, क्योंकि वोट सिर्फ ये लोग कर सकते हैं, वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस, ये नहीं, ये सिर्फ कास्टिंग वोट करेगा। अब समझो, अगर इनके रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा है, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर इनके रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा है तो ये कहाँ, यहाँ बैठेंगे या यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, यहाँ नहीं बैठेंगे, और यहाँ बैठेंगे तो इनके पास वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस होगा। लेकिन अब कास्टिंग वोट चला गया इनके हाथ से। लेकिन एक ऐसा आदमी है इन चारों में, यानी चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इन चारों में से एक ऐसा आदमी है जिसके पास, बेचारे के पास फर्स्ट इंस्टेंस का भी नहीं रहता है। अगर इसका रिमोटराइजेशन चल रहा है तो वो कौन होगा, गेस करो, गेस करो वो कौन आदमी होगा इन चारों में से जिसके पास फर्स्ट इंस्टेंस का भी नहीं होगा? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्यों? याद करो, बताया था, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, और बिना आप किसी हाउस का मेंबर हुए उस हाउस में वोट नहीं कर सकते हैं। हाँ, डिसाइडिंग वोट आपको दे दिया गया कि अगर इक्वालिटी अगर वोट हो जाए तो तुम डिसाइड कर लेना टाई ब्रेकर के तौर पे, लेकिन वोट तुम तभी कर सकते हो फर्स्ट इंस्टेंस वाली अगर उसके मेंबर हो गए तभी। अटॉर्नी जनरल क्यों वोट नहीं कर पा रहा था किसी हाउस में, भले दोनों हाउस में जाके बोल सकता था, बैठ सकता था, क्योंकि वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं था, इसलिए। तो बेचारा राज्यसभा का जो चेयरमैन है, अगर इसका रिमोटराइजेशन चल रहा होगा तो कास्टिंग तो जाएगा ही जाएगा, फर्स्ट इंस्टेंस भी चला जाएगा। ठीक है, इसी आर्टिकल में कोरम भी लिखा हुआ है। कोरम का मतलब होता है गढ़पूर्ति, यानी 10% है कोरम, यानी मिनिमम 1/10 मेंबर अगर हाउस के नहीं आएंगे किसी दिन में। ठीक है, अभी हमने देखा था हर दिन मीटिंग होती है, मीटिंग में सिटिंग होती है, सिटिंग में पहली सिटिंग में क्वेश्चन आवर, फिर 0 आवर, फिर लंच हो गया, फिर सिटिंग हो रही है 5-6 बजे तक। तो अगर किसी कभी लगा कि भाई 1/10 नहीं है, जैसे कि 550, 550, अगर हम बात करेंगे 550 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं लोकसभा में, तो अगर 55 लोग, इसका 1/10 कितना होगा, 55, राज्यसभा में 25 हो जाएगा। तो अगर लोकसभा में 55 और राज्यसभा में 25 नहीं हुए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो हाउस को एडजॉर्न कर देगा। क्या कर देगा, हाउस को एडजॉर्न कर देगा। ये पूरा हटा दूं मैं, ये ना हटाऊं या यहाँ लिख दूं, ठीक है, हाउस को एडजॉर्न कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा। ये जो एडजॉर्न यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है, ये जो एडजॉर्न लिखा हुआ था, एडजॉर्न का मतलब क्या हुआ समझ में आया आपको, यानी कि अगर सेशन में कोरम नहीं है, ठीक है, अगर मान लो सिटिंग में कोरम नहीं है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि लोकसभा केस में स्पीकर, राज्यसभा केस में जो चेयरमैन है, वो क्या करेंगे, वो बोल देंगे कि अभी आप लोग जाओ। एडजॉर्न का मतलब है जाओ, कल मस्त नहा धो के आना, या लंच के बाद हम लोग मिलते हैं, अभी तो हमें समझ ना आ रहा कि कोई कोरम वगैरह भी है। जैसे होता नहीं था कि किसी दिन बरसात होती थी बहुत ज़्यादा, स्कूल में सिर्फ कुछ ही बच्चे पहुंचे, चलो भैया बोल देता था जो मन है वो करो, बस शोर मत मचाना, ऐसा बोलता था वो, है ना, बोलता था कि नहीं बोलता था, तो बस वैसा टाइप ही है कि चलो ठीक है कोई नहीं बाद में मिलते हैं, ठीक है, शाम को या कल, इस तरीके से। साइन डाई क्या होता है, ये भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही करता है। साइन डाई का मतलब ये होता है, ये एक तरीके का झंडा होता है जो राष्ट्रपति को दिखाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर कि इस सेशन का काम पूरा हो चुका है, अब आप हाउस को प्रोरोग कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे शीतकालीन सत्र है, ठीक है, मान लो 19 में 18 को इनका काम पूरा हो गया, तो स्पीकर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा प्रेसिडेंट से बोलेगा काम खत्म हो गया, एडजर्नमेंट साइड डाई। एडजर्नमेंट साइड डाई का मतलब घर जाओ, अब आने की जरूरत नहीं, अब अगले सेशन में आना, अब आने की जरूरत नहीं, अब अगले सेशन में आना। तो यानी वो बताएगा नहीं कि कब आना है, क्योंकि वो अपने आप नहीं था इसमें, ठीक है, वो उसमें नहीं था ये चीज़ कि भाई अगला जो सेशन है उसी में ही तो आएंगे अब, तो वो कोई डेट नहीं बतानी। एडजर्नमेंट साइड डाई में कोई डेट ऑफ मीटिंग नहीं बताई जाती है विदाउट फिक्सिंग अ डेट, इसमें बताई जाती है, लेकिन इसमें क्योंकि बताई नहीं जाती क्योंकि अपने आप नहीं, तो उसमें अगले सेशन में आना बेटा मस्त ना। तो यानी कि प्रेसिडेंट को साइन है कि आप इस सेशन को प्रोरोग कर दो, सेशन को प्रोरोग करने की पावर प्रेसिडेंट के पास होती है, समन करने के बाद प्रेसिडेंट के, डिसॉल्व प्रेसिडेंट हाउस को, लोकसभा को। लेकिन एडजॉर्नमेंट और एडजॉर्नमेंट सेनेट आई कौन कर रहा है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, हाउस को, लोकसभा को। लेकिन एडजॉर्नमेंट और एडजॉर्नमेंट सेनेट आई कौन कर रहा है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। कौन कर रहा है, पीठासीन अधिकारी कर रहा है। ठीक है, समझ में आई चीज़।